हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान और इसमें हम लोग एमसीक्यू का सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। आज का एमसीक्यू में करीब 40 एमसीक्यू होने वाला है, ठीक है। तो आज हम लोग 40 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे एसएसटी क्लास 10 के लिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल इसमें पूछा गया है कि खाली स्थान दिया गया है इसमें, उसमें पूछा गया है कि किस पर आधारित विभाजन सिर्फ भारतीय समाज में ही देखने को मिलती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो पूछा गया सबसे पहले हम उस पर हम लोग फोकस करेंगे। हमारे पास 4 ऑप्शन यहाँ पे है। सबसे पहला हमसे पूछा गया यहाँ पर 4 ऑप्शन देने के बाद कि किस पर आधारित विभाजन, तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे जाति पे आधारित विभाजन, या खाली जगह में हम लोग को भरना है जाति। जाति पर आधारित हम लोग अगर भारत में अगर बात करेंगे तो बहुत सारी हमारे पास जातियां हैं। जातियां भी बहुत तरह से है, भाषाएं भी हमारे पास बहुत प्रकार की होती है, ठीक है। अगर सिर्फ भारत में अगर पूरी भाषाओं के बारे में बात करेंगे जिसमें हमारे पास लोकल और स्थानीय भाषाएं भी शामिल कर दिए जाएं तो कम से कम तो 1600 से भी ज़्यादा भाषाएं देखने को मिलती है, ठीक है। लेकिन अगर कुल मिलाकर बोलेंगे कि जो हमारे पास जो विभाजन होती है, यानी कि जो एक तरीके से डिवीजन, सोशल डिवीजन, वो सबसे ज़्यादा भारत में जातीय आधार पर होती है, यानी कि जातीय विभाजन, कास्टिज्म इसको कह सकते हैं, ठीक है। जातिवाद के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, इसमें पूछा गया है कि धार्मिक आधार पर, ठीक है, धार्मिक आधार पर सांप्रदायिकता का दूसरा प्रायिक यप क्या है, ठीक है। धार्मिक आधार पर यहाँ भी खाली जगह है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, इसमें हम लोग को भरना है राजनीतिक गोलबंदी। खाली जगह पे यहाँ भरेंगे राजनीतिक गोलबंदी, यानी धार्मिक आधार पर जो राजनीतिक गोलबंदी होती है वो सांप्रदायिकता का दूसरा नाम भी है। ये सांप्रदायिकता का दूसरा नाम कह सकते हैं जहाँ पे धर्म के आधार पे बात होगा, यानी कि रिलीजन बेसिस पे बात होगा। तो इसका आंसर होगा राजनीतिक गोलबंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांप्रदायिकता हमारे देश में, ठीक है। सांप्रदायिकता हमारे देश के लिए एक बड़ी चुनौती है, ठीक है। खाली जगह यहाँ पे भी दिया गया है, इसमें हम लोग को भरना है। तो सांप्रदायिकता, ठीक है, हमारे देश के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो किस तरह की चुनौती है, तो हम कह सकते हैं हमारे देश के लोकतंत्र के लिए, ठीक है। इसमें हम लोग भरेंगे लोकतंत्र। उसके बाद देखिए सूटेबल यहाँ पे मीनिंग बैठेगा कि जो सांप्रदायिकता है हमारे देश के लिए एक बड़ी चुनौती है, लेकिन देश के लोकतंत्र के लिए, विभाजन के लिए नहीं, समाज के लिए नहीं, धर्म के नहीं, बल्कि डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ी चुनौती हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस राज्य में सोपानी यानी कि सीढ़ीदार, ठीक है, कौन से राज्य में सोपानी यानी कि सीढ़ीदार खेती की जाती है। सीढ़ीदार यानी कि कह सकते हैं स्टेप फार्मिंग, इंग्लिश में कहा जाता है इसी को स्टेप फार्मिंग। जहाँ पे ढालू जमीन होता है वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मृदा अपरदन को यानी सॉइल इरोजन को रोकने के लिए सोपानी खेती का यानी सीढ़ीदार खेती का प्रयोग करते हैं। तो आमतौर पे जो हमारे पास पहाड़ी क्षेत्र होता है वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हमारा आता है उत्तराखंड, ठीक है। तो उत्तराखंड कहाँ से कटकर बना हुआ है, तो बोलेंगे यूपी से। यूपी से कटकर एक अलग राज्य बना हुआ था उत्तराखंड, ठीक है। तो उत्तराखंड में सोपानी खेती का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, उसमें हमसे पूछा गया है कि झारखंड में स्थित कोडरमा, ठीक है, ये हमारे अपने झारखंड का बात है और झारखंड में एक जिला का नाम है कोडरमा। तो कोडरमा किस चीज़ के लिए, ठीक है, जो कोडरमा है वो किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध माना गया, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पे अवरक। कोडरमा जो है अवरक के लिए प्रसिद्ध माना गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अवरक, ठीक है। और हमारे यहाँ इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, झारखंड में अवरक के अलावा क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, तो हम लोग कहेंगे कोयला, यहाँ पे कोयला पाई जाती है। इसके अलावा यूरेनियम, ठीक है। इसके अलावा हमारे झारखंड में क्या पाई जाती है, तो बोलेंगे यूरेनियम। यूरेनियम हमारे पास पश्चिमी सिंहभूम में, पूर्वी सिंहभूम में जो जादूगढ़ वाला क्षेत्र है वहाँ पर यूरेनियम पाई जाती है। वहाँ पे कंपनी है यूसीएल, यूरेनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। और कोयला झरिया में, धनबाद में, कोयलांचल वाले क्षेत्र में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। बाकी और भी अलग अलग जिला में यहाँ पे हैं, लेकिन अगर हम लोग कह सकते हैं तो झारखंड में 3 चीज़ें बहुतायत मात्रा में है, अधिक मात्रा में है। एक आपका हो गया यूरेनियम, दूसरा हो गया कोयला, उसके बाद आपका आता है अवरक, ठीक है। लेकिन कोडरमा जो है वो अवरक के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है पूरे विश्व भर में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि किस राज्य में, ठीक है, किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसी 4 ऑप्शन में से हम लोग को ढूंढना है यहाँ पर, ठीक है। इसी में से हम लोग को आंसर ढूंढना है कि किस राज्य में जो ब्लैक सॉइल होती है अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो हमारा आंसर क्या होगा, गुजरात। और जो काली मृदा है
वो कपास के फसल के लिए, ठीक है, कपास के उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। कपास उत्पादन किस तरह की मिट्टी में होगी तो बोलेंगे हम लोग काली मिट्टी में। तो गुजरात में काली मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप, ठीक है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है। ये बहुत बार रिपीट किया गया है सवाल, ठीक है। हालांकि सारे जो क्वेश्चन हमारे पास है मॉडल प्रैक्टिस सेट है, और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन है जो डायरेक्टली आपके पास एग्जामिनेशन में आएंगे और प्रीवियस ईयर का रेफरेंस लिया गया, ठीक है। तो ये सबको पता होना चाहिए। ड्यूक मैटरनिक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद पूछा जाता है यहाँ पर हमसे क्वेश्चन कि निम्न में से कौन, ठीक है, निम्न में से कौन जो है एक फलीदार फसल है, फल देने वाला, ठीक है। निम्न में से कौन एक फलीदार फसल है, तो हम लोग आंसर क्या देंगे, दालें। जो दाल होती है, जो पल्स होती है, ठीक है, पल्स, तो ये क्या होता है, एक तरह का फलीदार फसल होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण के लिए, ठीक है, मुख्य कारण क्या है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का अत्यधिक, ठीक है, तो कह सकते हैं इसका मुख्य कारण क्या है, तो मुख्य कारण होता है अति यानी कि अधिक, ठीक है, अति यानी कि अधिक सिंचाई, ओवर इरिगेशन, हद से ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर सिंचाई भी करते हैं, इरिगेशन भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो ठीक नहीं है, उससे भूमि निम्नीकरण हो सकता है। तो पंजाब में सबसे बड़ा कारण क्या है, तो बोलेंगे अधिक सिंचाई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन कि किस चट्टान के स्तरों में, ठीक है, कौन सी चट्टानें हैं जिसके स्तर में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है, ठीक है, खनिज को स्टोर किया जाता है वहाँ पर, ठीक है, निक्षेपण होता है और उसका संचयन किया जाता है, किस तरह की चट्टानें में। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो आंसर होना चाहिए वो हमारे पास होना चाहिए तलछटी चट्टानें, ठीक है, तलछटी चट्टानें, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर इंग्लिश में आप इसको पढ़ेंगे तो कुल मिलाकर रॉक्स के टाइप है, जैसे आप पढ़ते हैं इग्नियस रॉक्स पढ़ते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स पढ़ते हैं, उसी प्रकार आप पढ़ते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसी को हम लोग हिंदी में यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आग्नेय चट्टानें, तलछटी चट्टानें, कायांतरित चट्टानें। तो पूछा गया है कि कौन सी ऐसी रॉक से, कौन सा चट्टान है जहाँ पर खनिजों का, ठीक है, निक्षेपण और संचयन होता है, तो बोलेंगे तलछटी चट्टानें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पर है कि महिला आंदोलनों, ठीक है, यहाँ पर छूट गया है महिला आंदोलनों, ठीक है, महिला आंदोलनों ने औरतों के व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी बराबरी की मांग की गई है, ठीक है। तो बराबरी की जब मांग की जाती है महिला और पुरुष दोनों के लिए, ठीक है, तो इस तरह के आंदोलन को हम लोग आमतौर पे नारीवादी आंदोलन कहते हैं, ठीक है। जब बराबरी की मांग होगा पारिवारिक जीवन में भी औरतों के लिए बराबरी की मांग की जाती है, तो इसे हम लोग कहते हैं नारीवादी आंदोलन। और इस तरह के जो भी मांग करने वाले व्यक्ति होते हैं उसको हम लोग नारीवाद की उपाधि देते हैं, ठीक है, उसको हम लोग नारीवाद के नाम से जानेंगे और इस आंदोलन को हम लोग नारीवादी आंदोलन कहेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि जब कुल राष्ट्रीय आय को, यानी जो हमारे पास टोटल इनकम होता है, नेशनल इनकम होता है, उसको वहाँ का जनसंख्या से हम लोग भाग करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है प्रति व्यक्ति आय। और इसी प्रति व्यक्ति आय को हम लोग औसत आय के नाम से भी जानेंगे, इसको हम लोग औसत आय के नाम से भी जानते हैं और एवरेज इनकम कह सकते हैं, इसी को पर कैपिटा इनकम यानी कि पीसीआई, ठीक है, शॉर्ट में आप इसको पीसीआई बोल सकते हो, जिसको हम लोग पर कैपिटा इनकम कहते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि संवैधानिक प्रावधान के बावजूद, ठीक है, संवैधानिक प्रावधान यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उसके होने के बावजूद भी, ठीक है, उसके होने के बावजूद भी समाज में, ठीक है, समाज में कह सकते हैं, और 4 ऑप्शन दिया गया है कहाँ पर, है ना। तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे छुआछूत, है ना, जो छुआछूत होता है यानी कि अनटचेबिलिटी, ये जो खाली जगह आपका दिया गया है वहाँ पे क्या भरेंगे हम लोग, तो भरेंगे छुआछूत। यानी इतने ज़्यादा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो देन है, जो उसमें संविधान में बहुत सारे नियम बनाए गए हैं अनटचेबिलिटी को टर्मिनेशन के लिए। तो इस तरह की जो अभी भी कुकृतियाँ हैं, आज भी हमारे समाज में इस तरह की जो प्रथाएं हैं पूरी तरीक़ा से समाप्त नहीं हुई है। जाति प्रथा लगभग या धर्म के आधार पर जो विभाजन है लगभग थोड़ा कम हुआ है, लेकिन जाति के आधार पर जो ऊंच नीच की जो भावना है
अनटचेबिलिटी की जो भावना है, छुआछूत की जो भावना है, आज भी हमारे समाज में पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि गांधी जी का धर्म से मतलब, ठीक है, गांधी जी का धर्म से मतलब हिंदू या इस्लाम जैसे धर्म से न होकर, जब वो धर्म की बात करते थे, जब महात्मा गांधी धर्म की बात करते थे, तो कुल मिलाकर वो नैतिक मूल्यों की बात करते थे। ठीक है, जो सभी धर्म से जुड़े हुए रहते हैं। तो कुल मिलाकर हम लोग कहेंगे कि उनका किसी भी एक व्यक्तिगत इस्लाम या व्यक्तिगत तरह का हिंदू धर्म से मतलब नहीं होता था। उनका कुल मिलाकर जो मतलब होता था वो एक वैल्यू, यानी कि जो नैतिक मूल्य होते हैं उससे होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? ठीक है, जो लौह अयस्क है यानी कि लोहे का जो अयस्क होते हैं, लोहे के अयस्क में क्या क्या आ सकता है? तो बोलेंगे FeO आ सकता है, फिर आपका Fe2O3 आ सकता है, इसको हम लोग फेरिक ऑक्साइड कहते हैं, इसको हम लोग फेरिक ऑक्साइड कहते हैं, या इसी को हम लोग कभी कभी हेमेटाइट भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हेमेटाइट। और नेक्स्ट आपका और भी आ सकता है जैसे Fe3O4, इसको हम लोग मैग्नेटाइट कहते हैं। ये अच्छा क्वालिटी, इसमें अच्छा क्वालिटी और अच्छा क्वांटिटी में, अच्छी मात्रा में मतलब लोहा पाया जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग फेरस ऑक्साइड यानी कि मैग्नेटाइट। तो लौह अयस्क जो है किस प्रकार का संसाधन है? ठीक है, तो बोलेंगे अनवीकरण योग्य संसाधन है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनवीकरण योग्य संसाधन है। यानी अनवीकरण कहने का मतलब क्या है? नॉन रिन्यूएबल। अगर एक्सेस यूज करेंगे, मिस यूज करेंगे तो ये जो है खत्म भी हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे नॉन रिन्यूएबल यानी कि अनवीकरणीय योग्य संसाधन। ठीक है। नेक्स्ट, झारखंड में कौन सा, ठीक है, झारखंड में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है यानी कि नेशनल पार्क? झारखंड में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है? आप तो अलग अलग जो राज्य होते हैं, अलग अलग राज्यों में होने वाले या स्थित जो भी हमारे पास नेशनल पार्क हैं, उनका नाम और उनका जगह आपको ध्यान रखना होगा अगर आप जियोग्राफी पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, तो इसमें पूछा गया कि झारखंड में, हमारे अपने झारखंड में राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कहेंगे बेतला नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर ए, बेतला नेशनल पार्क, जो कह सकते हैं पलामू प्रमंडल, है ना, पलामू प्रमंडल। अगर आप जिले की बात करेंगे तो लातेहार जिला, मतलब लातेहार और पलामू का बॉर्डर एरिया पड़ जाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर पलामू प्रमंडल कहना ज़्यादा सही है, क्योंकि अधिकांश भाग लातेहार जिला में, कुछ भाग उसके पलामू के भी हिस्से में आता है। ठीक है, तो बेतला नेशनल पार्क, बेतला राष्ट्रीय उद्यान आपका झारखंड में स्थित है। अब प्रमंडल बोलेंगे तो पलामू प्रमंडल। नेक्स्ट आपका है इसमें क्वेश्चन कि वह कृषि प्रणाली जिसमें एक ही प्रकार का जो फसल है वो लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। ठीक है, जो लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो आपका NCERT का सवाल है और ये एग्जामिनेशन में आया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए, यानी रोपण कृषि के नाम से जानते हैं इसको, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इंग्लिश में इसको प्लांटेशन एग्रीकल्चर और हिंदी में रोपण कृषि के नाम से जानी जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है कि हमारे देश में आज़ादी के बाद से खाली जगह दिया गया। ठीक है, यहाँ पे देखें डैश आपको दिख रहा होगा, खाली जगह। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि हमारे देश में आज़ादी के बाद से किसकी स्थिति में कुछ सुधार हुआ है? ठीक है, किसकी स्थिति में? तो बोलेंगे महिलाओं की स्थिति में। ऑप्शन नंबर डी, आज़ादी के बाद से लगभग महिलाओं की स्थिति में थोड़ा बहुत सुधार हुआ है, बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हुआ है। और कुल मिलाकर संवैधानिक नियम का पालन भी अब तक नहीं हो पाया है कि संपूर्णतः उनको बराबरी का हक मिल गया हो। कुछ क्षेत्रों में मिला है, कुछ क्षेत्रों में अभी भी बाकी है, लेकिन काफ़ी हद तक, कुछ हद तक सुधार जरूर हुआ है। तो किसमें सुधार हुआ है? तो बोलेंगे महिलाओं में। तो आप यहाँ खाली जगह में क्या भरेंगे? महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है कि विभिन्न धर्मों से निकले विचार, आदर्श और मूल्य। ठीक है, आधार और मूल्य, ये जो आपके पास है वो राजनीति में एक अहम भूमिका निभा सकती है, पॉलिटिक्स में इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल हो सकता है। ठीक है, मतलब जो भी धर्म है उससे निकला हुआ कोई भी विचार है, कोई वैल्यूज या मूल्य है, आदर्श यानी कि जो आइडियल्स है, आइडियोलॉजीज है, वो वहाँ की जो राजनीति होती है यानी जो पॉलिटिक्स होती है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजनीति। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत की विधायिका में, विधायिका आप सब जानते हैं यहाँ पर लेजिस्लेटर। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि भारत में हमारे पास 3 तरह के अंगक है। ठीक है,
हम कह सकते हैं यहाँ पे 3 तरह के अंगक हैं। एक आप विधायिका कह सकते हैं, दूसरा आप यहाँ पे कार्यपालिका कह सकते हैं, और तीसरा आप कह सकते हैं न्यायपालिका, यानी कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। तो इसमें जो कह सकते हैं महिलाओं का जो अनुपात है वो अनुपात बहुत ही कम है। खाली जगह में क्या भरेंगे, तो बोलेंगे अनुपात उनकी बहुत कम है। महिलाओं की जो भागीदारी है आज भी भारत की विधायिका में बहुत कम है, उनका अनुपात बहुत कम है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 543 अगर 100% के बराबर है तो 543 में 100 से भी कम महिलाएं हैं। ठीक है, एक अंदाजा है 100 से भी कम महिलाएं हैं जो विधायिका में अभी भी सेलेक्टेड हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड, ये जो आपके पास जालियांवाला जो मैसेकर है, जो हत्याकांड है, ये कब हुआ था? तो आप बोलेंगे बैसाखी का दिन था 13 अप्रैल 1919। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का मेला लगा हुआ था। और जनरल डायर नाम का एक जो ब्रिटिश ऑफिसर था, ठीक है, उन्होंने आदेश दिया हुआ था, ठीक है, वहां पे गोलीबारी करने के लिए। तो आपको ध्यान रखना है क्या, जनरल डायर जो ब्रिटिश ऑफिसर था, जालियांवाला बाग में, ये कहाँ पर है? तो पंजाब। अब पंजाब में भी अगर पूछ सकता है तो बोलेंगे अमृतसर। ठीक है, पंजाब में क्या बोलेंगे? अमृतसर, और अमृतसर में जालियांवाला बाग। तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था ये, और दिन कौन सा था? तो बोलेंगे बैसाखी का मेला लगा हुआ था। ठीक है, बैसाखी का मेला का दिन था। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पूछा गया है कि कौन सा एक रबी फसल है। ठीक है, ये हमने कई बार आपको बताया हुआ है इस तरह के सवाल, रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल, तो आपको यहाँ पे देख कर ही टिक मार देना है। ठीक है, डायरेक्ट। तो रबी फसल कौन सा है? तो बोलेंगे चना। चना क्या है? एक तरह का रबी फसल है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे स्कैंडिनेवाई देशों में, ठीक है, जो सार्वजनिक जीवन में खाली स्थान की भागीदारी स्तर काफी ऊंचा है। ठीक है, तो इस तरह के देशों में किसकी भागीदारी सबसे ज्यादा है? तो यहाँ पे महिलाओं की जो भागीदारी है वो सबसे ज्यादा है। बहुत सारे ऐसे भी देश मिलेंगे जहाँ पे उनकी भागीदारी ज़्यादा होती है, बहुत सारे ऐसे देश मिलेंगे जहाँ पे उनका वर्चस्व ज़्यादा होता है, उनका राजनीति में हिस्सा बहुत ज़्यादा होता है, या कहीं कहीं पे महिलाओं की जनसंख्या, कुछ देश ऐसे भी हैं पूरे विश्व में जहाँ पर महिलाओं की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि जो स्कैंडिनेवाई देश है वहाँ पे सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी काफ़ी ऊंचा है, उनका स्तर काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट है सांप्रदायिकता। ठीक है, जो सांप्रदायिकता है हमारे देश के लिए, खाली जगह दिया गया भरेंगे। ठीक है, तो जो सांप्रदायिकता होती है वो हमारे देश के लोकतंत्र के लिए, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? लोकतंत्र, यानी हमारे भारत का जो डेमोक्रेसी है उसके लिए, हमारे देश के लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है सांप्रदायिकता, यानी धार्मिक आधार पे जो बातें होती है उसको हम लोग कहते हैं सांप्रदायिकता, धर्म के आधार पर। तो ये हमारे देश के लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है, एक चैलेंज हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा है किस राज्य में सीढ़ीदार सोपानी, अभी हमने आपको बताया हुआ था, ये सवाल रिपीट हो गया है। ठीक है, कि किस राज्य में, तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे? उत्तराखंड। अभी हमने आपको बताया हुआ था उत्तराखंड, पहाड़ियों का प्रदेश। ठीक है, तो किस राज्य में सीढ़ीदार यानी कि सोपानी, सीढ़ीदार ऐसे कहते हैं सोपानी, तो इस तरह की खेती कहाँ पे की जाती है? बोलेंगे उत्तराखंड में की जाती है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे मोनाजाइट रेत, ये भी आपका एनसीईआरटी का सवाल है और बोर्ड एग्जामिनेशन में काफ़ी बार पूछा गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो आप कहेंगे थोरियम। ठीक है, आप क्या बोलेंगे? थोरियम, जो कि एक धातु है, इसका संकेत होता है TH, हमने आपको विज्ञान में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका TH है, थोरियम। तो थोरियम जो होता है, इस तरह का जो खनिज है वो मोनाजाइट रेत में पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका है कि गांधी जी का मानना था, ठीक है, गांधी जी का मानना था कि राजनीति, उसके बाद खाली जगह दिया गया, हम लोग यहाँ पे भरेंगे। ठीक है, तो गांधी जी का मानना था कि जो राजनीति है धर्म के द्वारा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? धर्म। तो जो राजनीति है वो धर्म के द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होना चाहिए, यानी हमें धर्म की राजनीति नहीं करनी है,
बल्कि राजनीति का एक अपना धर्म होना चाहिए ताकि किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, हर लोगों को उस आधार पर बराबर की महत्वाकांक्षा, बराबर का मान्यता, सम्मान, वैल्यू और अवसर प्रदान किया जाए। ठीक है, तो इसके भी अपने धर्म होने चाहिए, राजनीति का अपना धर्म होना चाहिए, हमें धर्म की राजनीति नहीं करनी चाहिए। ठीक है, गांधी जी के अनुसार राजनीति का अपना धर्म होना चाहिए जिससे मूल्यों का, मॉरल्स का, वैल्यूज को स्थापित किया जाए, निर्देशित किया जाए। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जो नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट ने कब खुद को फ्रांस का सम्राट यानी वहाँ का जो रूरल यानी कि शहंशाह अपने आप को कब घोषित कर लिया था? तो बोलेंगे सन 1804 में। ठीक है, 1815 आते आते नेपोलियन बोनापार्ट का जो शासकीय व्यवस्था है उसका जमाना लगभग जब्त हो गया था। ठीक है, लेकिन 1804 में उन्होंने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर लिया। नाम था नेपोलियन बोनापार्ट, काम था सम्राटी यानी वहाँ का शासन करना, और देश का नाम था फ्रांस। और किस ईयर में? तो बोलेंगे 1804 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। लेकिन इसके अलावा आप देखेंगे तो 1789 क्या है? तो फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई थी। ठीक है, 1789 में फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई थी। 1947 में हमारा देश भारत स्वतंत्र हुआ और 1950 में हमारे देश को अपना लिखित संविधान मिला, संविधान को लागू किया गया था। ठीक है, तो इस तरह हम लोग चारों यहाँ पे ईयर देख सकते हैं। एक ही साथ 4 क्वेश्चन कवर हो गया आपका। करेक्ट आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करेंगे तो किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? फिर से सवाल एक रिपीट हो गया है, गुजरात। ठीक है, किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? तो आप यहाँ पे बोलेंगे गुजरात में काली मृदा। और काली मृदा किस तरह की फसल के लिए? तो बोलेंगे कपास की फसल के लिए महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे गांधी जी कहा करते थे। ठीक है, गांधी जी क्या कहा करते थे? तो गांधी जी यहाँ पे कहा करते थे कि कभी भी, ठीक है, कभी भी धर्म को, ठीक है, राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, कभी भी इसको राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। यानी जहाँ धर्म होगी वहाँ राजनीति रह सकती है, जहाँ राजनीति होगी वहाँ पे धर्म होगी। लेकिन उन्होंने राजनीतिक को धर्म के आधार पर नहीं बांटा, उन्होंने धर्म को के अंदर राजनीति करने का सलाह नहीं दिया, बल्कि उन्होंने कहा था कि राजनीति के अंदर एक अपना धर्म होना चाहिए, अपना एक नियम होना चाहिए, अपना एक कानून होनी चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि धर्म जहाँ भी रहेगी राजनीति साथ साथ चलेगी, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, है ना? तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी राजनीति से धर्म को अलग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट हमारे पास है कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, ठीक है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? तो हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर डी 1986 में। इसको हम लोग कोपरा के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या से नाम जाने हैं? कोपरा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यानी कि उपभोक्ता सुरक्षा या संरक्षण अधिनियम 1986। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। लेकिन इसी के साथ आप यहाँ पे देखेंगे कि कुछ और भी ईयर ऑप्शन में दिया गया है। सारे ईयर को मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ ताकि आपका जो है वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। तो अगर 1970 की बात, सॉरी 1970 की बात किया जाएगा तो यहाँ पे चिपको आंदोलन होगा। ठीक है, चिपको आंदोलन। तो 1970 में क्या हुआ? बोलेंगे चिपको आंदोलन। 1972 में क्या हुआ? ठीक है, 1972 तो बोलेंगे वन संरक्षण अधिनियम। ठीक है, वन संरक्षण अधिनियम को लागू किया गया था। 1973 में क्या हुआ? तो बाघ परियोजना, ठीक है, जो बाघ परियोजना थी उसकी शुरुआत की गई। ठीक है, 1970 में चिपको आंदोलन, 1972 में वन संरक्षण अधिनियम, 1973 में बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर, जबकि 1986 में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम का शुरुआत किया गया, पारित किया गया था। ठीक है, तो चारों ईयर से यहाँ पे 4 सवाल आपका कवर हो जाता है। ठीक है, तो हमने जानबूझकर ही ऐसे ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है ताकि एक ऑप्शन को न लेते हुए चारों ऑप्शन को हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। तो इससे आपका फायदा ये होगा कि बहुत सारी चीज़ें आपको रिवाइज होते चलेगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि महात्मा गांधी, ठीक है, जो महात्मा गांधी जी जो हैं तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी
अधिनियम, यानी कह सकते हैं आप यहाँ पर एमजी नरेगा। ठीक है, एमजी मतलब क्या, महात्मा गांधी, और नरेगा NREGA। कभी कभी ना आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो नरेगा यानी कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। हिंदी में बोलेंगे तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ये कब पारित किया गया था, तो बोलेंगे सन 2005 में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, 100 दिनों का, प्रतिवर्ष 100 दिनों की रोजगार की गारंटी दी जाती है, और अगर किसी व्यक्ति को 100 दिनों का रोजगार नहीं मिल पाता है तो उसको बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे 2005। इसके साथ और भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो और यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, तो आप कहेंगे 2000। तो 2000 में क्या हुआ, तो हमारा जो झारखंड प्रदेश है वो बिहार से अलग हुआ। कब हुआ, 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, अब 2002 क्या है, तो कह सकते हैं 2002 में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है यहाँ पर कि जो फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड जो अधिनियम है, ठीक है, भोजन से संबंधित जो अधिनियम है, वो माननीय प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, जो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा लाया गया था 2002 में। 2014 में क्या है, तो नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री के पद पे पहली बार आसीन हुए, भारत के प्रधानमंत्री के तौर पे पहली बार 2014 में आए। ठीक है, तो पहली बार 2014 में आए, फिर 2019 में आए, उसके बाद 2024 में आए। ये बातें सबको पता है। ठीक है, तो साथ ही साथ ईयर देख लेंगे, हम लोग का रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि भारत में सबसे ज़्यादा चाय, ठीक है, ये बहुत बार सवाल पूछा है कि भारत में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन कहाँ पे होता है, तो कहेंगे आसाम में होता है। कहाँ पे होता है, आसाम। कर्नाटक अगर आपसे पूछेगा तो कर्नाटक में आप क्या बोलेंगे, कॉफ़ी। कर्नाटक में क्या बोलना है, कॉफ़ी बोलना है। उत्तराखंड में क्या है, तो बोलेंगे सोपानी या सीढ़ीनुमा खेती। उत्तराखंड में सोपानी या सीढ़ीनुमा खेती। पश्चिम बंगाल किसके लिए प्रसिद्ध है, तो चावल का खेती के लिए। ठीक है, मछली भात वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होता है। तो चावल उत्पादन के लिए पश्चिम बंगाल प्रसिद्ध है, चाय उत्पादन के लिए आसाम प्रसिद्ध है। ठीक है, जबकि कॉफ़ी उत्पादन के लिए कर्नाटक अग्रणी माना जाता है हमारे भारत भर में, और उत्तराखंड में सोपानी या सीढ़ीनुमा खेती का चलन है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, कई बार ऑप्शन दिया गया आपके पास, ठीक है, कि कई बार सबसे गंदा रूप, खाली जगह दिया गया। ठीक है, कई बार सबसे गंदा रूप यानी कि सांप्रदायिकता, ये देखकर ही पता चल रहा है, सांप्रदायिकता सबसे गंदा रूप लेकर संप्रदाय के आधार पर यानी धर्म के आधार पर हिंसा, दंगा और नरसंहार कराती है, मार काट करवाती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो बोलेंगे सांप्रदायिकता। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑप्शन देखेंगे साथ साथ, लेकिन विभाजन के समय, विभाजन का मतलब क्या होता है, तो कह सकते हैं हम लोग का जब डिवीजन हुआ था, भारत यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग हुआ था। ठीक है, तो समय भारत और किसके बीच में खाली जगह दिया गया, तो ये सबको पता है 1947। पहले प्रधानमंत्री भारत का कौन बने, तो कह सकते हैं 15 अगस्त को पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन बने, तो मोहम्मद अली जिन्ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बने थे 14 अगस्त को। ठीक है, कब बने थे, 14 अगस्त को। अब भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू कब बने थे, तो 15 अगस्त 1947 को बने थे। ठीक है, तो कह सकते हैं विभाजन के समय भारत और पाकिस्तान, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, भारत और पाकिस्तान में भयावह सांप्रदायिक दंगा हुआ था। ठीक है, उसके बाद आज का वीडियो सीरीज में हम आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो आखिरी सवाल में हमसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार सरकार के बीच कितनी विधायी अधिकारों दिए गए। ठीक है, कितनी विधायी अधिकार हैं, तो अधिकारों को कितने सूचियों में बांटा गया, जो विधायी अधिकार हैं उनको कितने सूचियों में बांटा गया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 है ना, 3 विधायी अधिकारों में बांटा गया है। तो इस प्रकार से आज का जो सामाजिक विज्ञान का जो MCQ डिस्कशन है आपका फिनिश होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको इससे रिवीजन में मदद मिलेगा, और सारे जो क्वेश्चन यहाँ पे जो सेलेक्ट किया गया है वो VVI क्वेश्चन है। इसका रेफरेंस लिया गया है NCERT बुक से, और प्रीवियस क्वेश्चंस को मिलाकर इसमें रखा गया है ताकि आपका प्रॉपर रिवीजन होगा। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। और एक चीज़ यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि कुछ दिनों से काफ़ी शेड्यूल गड़बड़ होने की वजह से इस चैनल पे वीडियोज
अपलोड नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब जो है इसमें रेगुलरिटी मेंटेन रहेगा और बोर्ड एग्जाम तक लगातार इसमें जो है वीडियो सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड अपलोड होते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं इसी प्रकार के नए वीडियो के साथ। आज वीडियो को यहीं पे फिनिश करेंगे, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।